हाँ, सो एटॉम्स में लास्टली हमने डिस्कस किया था रुथरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू इट। ओके, एक तो है इम्पैक्ट पैरामीटर। ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, जिसको हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट से जो डिनोट करते हैं वो क्या है। तो चलो डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू बहुत सारे बन गए हैं ऑलरेडी ये टॉपिक के ऊपर। तो जैसे हमने रुथरफोर्ड के अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने देखा और उसके जो ऑब्जर्वेशन थे वो सब हमने ऑब्जर्व किए क्या, कि सपोज मेजोरिटीली जो अल्फा रेज है वो न्यूक्लियस में से और से एटॉम में से पास हो जा रहे हैं, जिससे हमें पता चला कि मेजरली एटॉम का जो स्पेस है वो तो एम्प्टी स्पेस है, क्योंकि भरा हुआ होता तो वहां पर कोलिजन होता है, डिफ्लेक्शन होता ओके रेस का, वो हमें पता चला। फिर हमें पता चला कि 0.14%, 0.99% तो पास हो गए, 0.14% ही ऐसे अल्फा रेस थे जो मोर देन 1 डिग्री क्या करे, डिफ्लेक्ट करे, ओनली 0.14%। और 8000 में से एक ऐसा अल्फा रे था जो 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, एंड 1 लाख में से एक अल्फा रे ऐसा था जो 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुआ और से रिवर्स बैंड हो गया। ओके, तो यहां से हमें जो पता चला उसके अकॉर्डिंगली उसी को कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मान लो कि ये हमारा गोल्ड का एटॉम है। गोल्ड का मतलब न्यूक्लियस है, एटॉम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। ओके, तो गोल्ड का न्यूक्लियस है, तो उसमें उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 79 हमें पता है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना है, 79। मतलब कि ये न्यूक्लियस के अंदर 79 प्रोटॉन्स होंगे। ओके, तो इसके अंदर 79 प्रोटॉन्स है। तो अगर चार्ज बोले तो चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू 79 इंटू ई क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक का पता है हमें चार्ज कितना है, तो एक का चार्ज और उतना 79 प्रोटॉन्स है, तो 79 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतने प्रोटॉन्स इसके अंदर है। ओके, इतना तो हमें पता है। ओके, नाउ मान लो कि ये हमारा एक अल्फा रे पार्टिकल जो है वो इसकी जो सेंटर लाइन है वहीं पर आ रहा है ऐसे। ओके, फिर दूसरा पार्टिकल से अल्फा रे पार्टिकल ऐसे आ रहा है, थर्ड एक ऐसे आ रहा है, फोर्थ एक ऐसे आ रहा है, सारे के सारे अल्फा रे पार्टिकल आ रहे हैं और सारे के सारे सेम स्पीड से आ रहे हैं। ओके, v स्पीड, सारे के सारे v सेम स्पीड से आ रहे हैं, लेकिन एट डिफरेंट जगह से आ रहे हैं। मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो बढ़ता जा रहा है, पहले सेंटर लाइन पे ही आ रहे हैं, फिर सेंटर लाइन से थोड़ा दूर, फिर सेंटर लाइन से और दूर, फिर सेंटर लाइन से ज्यादा दूर, लाइक दैट। तो हो क्या रहा है कि जब ये अल्फा पार्टिकल्स आएंगे, अल्फा मतलब क्या, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम का न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल मतलब क्या, हीलियम का न्यूक्लियस। तो हीलियम क्या होता है, हीलियम होता है He, और जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और जिसका एटॉमिक मास होता है 4। ओके, मतलब 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन है उसमें। अब उसमें से तुम न्यूक्लियस बोल रहे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो हीलियम प्लस 2 हम बोल सकते हैं, He प्लस 2। उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। वो दोनों इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल दिए, लूज कर दिए, तो वो क्या बन गया, He प्लस 2। तो अब इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ही रहा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन था वो तो फ्री हो गए। अच्छा, तो इसी को He प्लस 2 को ही क्या बोलते हैं हम, अल्फा रे और अल्फा पार्टिकल। तो वो आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल। ओके, पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी होगी उनके पास, हमने ही इंसिडेंट करवाया है, तो पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी से ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। नाउ ये अल्फा पार्टिकल का कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज। देखो He प्लस 2 पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो अल्फा रे का पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन, तो वहां पर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये आएगा, मतलब यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, मतलब पहले से ये जो अल्फा पार्टिकल है जो सेंटर लाइन से आ रहा है उसके ऊपर जैसे ही वो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स में जा रहा है उसके ऊपर रिपल्जन फोर्स लग रहा है। क्यों, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्जन होगा। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी है पर्टिकुलर, वो काइनेटिक एनर्जी से वो आगे बढ़ रहा है और उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है, तो कंटिन्यूअसली उसकी जो स्पीड है वो कम होती जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स मिल रहा है ना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन से मतलब ऑब्जेक्ट हमारा अल्फा पार्टिकल जा इस डायरेक्शन में रहा है, अल्फा पार्टिकल हमारा
इस डायरेक्शन में जा रहा है और न्यूक्लियस से हमें जो रिपल्सिव फोर्स मिल रहा है वो इस डायरेक्शन से मिल रहा है। डन। ओके, सो कंटिन्यूअसली काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी क्योंकि रिपल्जन बढ़ता जाएगा और ये आगे बढ़ रहे हो तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे डिस्टेंस कम होगा, इन दोनों के बीच में अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कम होगा। और अगर कम डिस्टेंस पे सेम चार्जेस रखे हुए हैं प्लस एंड प्लस सेम डिस्टेंस कम डिस्टेंस पे तो रिपल्जन फोर्स और बढ़ता जाएगा। मतलब जितना नजदीक जा रहे हो उतना रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। हमें पता है ये रिपल्जन फोर्स हो या अट्रैक्शन फोर्स हो, अगर डिस्टेंस कम है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स अगर डिस्टेंस कम है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब अगर कम डिस्टेंस पे लग रहा है तो ज्यादा रिपल्जन फोर्स लगेगा और कम डिस्टेंस पर लग रहा है तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो कम अट्रैक्शन फोर्स और कम रिपल्जन फोर्स लगता है। ओके, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अट्रैक्शन एंड रिपल्जन फोर्स। सो क्या कि अगर ये नजदीक जा रहा है तो मतलब रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो ये आगे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है और काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है और रिपल्जन फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो हमने मान लिया कि यहाँ जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो रफली यहाँ तक पहुंच गया। ओके, न्यूक्लियस के एग्जैक्ट थोड़ा बहुत नजदीक वो पहुंच गया। अब हमें तो पता है काइनेटिक एनर्जी इसकी कंटिन्यूअसली कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि यहाँ से रिपल्जन फोर्स मिल रहा है इसलिए। और ये डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है तो रिपल्जन फोर्स और बढ़ेगा और रिपल्जन फोर्स और बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी और कम हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कंटिन्यूअसली कम हो रही है और रिपल्जन फोर्स तो कंटिन्यूअसली लग ही रहा है। और हमें पता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये काइनेटिक एनर्जी गई कहाँ? तो यही काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल के अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ये अल्फा पार्टिकल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे यहाँ ऐसा समझो कि नजदीक से नजदीक वो यहाँ तक जा सकता है। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ तक पहुंचने तक उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जीरो। मतलब उसके पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो खर्च हो गई। कहाँ खर्च हो गई? ये रिपल्जन फोर्स लग रहा है, उसके आगे बढ़ना है तो खर्च हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो गई? जीरो। अभी काइनेटिक एनर्जी जीरो मतलब पोटेंशियल एनर्जी आ गई है लेकिन अभी उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है लेकिन रिपल्जन फोर्स तो है तो वो उसको धक्का मारेगा। तो ये 180 डिग्री बैंड होके वापस ये हमारा अल्फा पार्टिकल रिटर्न जा रहा है। सिंपल केस है। ये 1 लाख में से 10⁵ पार्टिकल्स अगर जा रहे हो उसमें से 1 पार्टिकल 180 डिग्री से बैंड होता है। ये हमने ऑब्जर्वेशन में देख लिया लास्ट क्लास में। ओके, तो ये हमने देखा कि इतना नजदीक से नजदीक इतना जा रहा है, कितना डिस्टेंस से R0 डिस्टेंस इतना नजदीक वो जा रहा है। तो हुआ क्या? सारे की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई ये पॉइंट तक आते आते पोटेंशियल एनर्जी में। और यहां पहुंचने के बाद काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई इसलिए तो वो आगे जा पा रहा नहीं है। अब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है और रिपल्जन फोर्स उसके ऊपर लग रहा है तो अब उसके पास ये पोटेंशियल एनर्जी और रिपल्जन फोर्स की वजह से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब 180 डिग्री मूव होके उस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही यहां जाना स्टार्ट किया तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट भी होगी एट द सेम टाइम रिपल्जन फोर्स भी मिल रहा है। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला? सीखने को ये मिला कि इतना नजदीक गया वो। ओके, तो इतना नजदीक गया तो काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी तो उसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं। तो देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ½ mv² फॉर्मूला हमें पता है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल होता है kq1, जैसे उसको u से डिनोट करते हैं और उसको कैसे लिखते हैं? kq1 q2 by r। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ लिया है। सो kq1 q2 by r, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो उसके लिए हम लिखते हैं। तो देखो ½ mv² काइनेटिक एनर्जी उसका कन्वर्जन किस में हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। तो दोनों इक्वली होगी तो क्या होगा? k, ये रहा k मल्टीप्लाइड बाई q1। q1 कौन था? ये अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या है? 2 × e, मतलब 2 प्रोटॉन है ना अल्फा पार्टिकल, मतलब क्या? He+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसमें रहे क्या? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो 2 प्रोटॉन है उसके पास। तो एक प्रोटॉन का चार्ज कितना? 1 e जितना, मतलब कितना? 1.6 × 10⁻⁴ यहाँ लिखा हुआ है ना, ये जो e है
ये E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतनी है। तो इसके पास कितने हैं 2 है, तो हमने लिख दिया 2 इंटू ई। और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्जन फोर्स है ना, एक वो पार्टिकल और ये न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है उनके बीच में रिपल्जन फोर्स है। तो इसमें कितना चार्ज है, तो उसमें चार्ज है Z। Z मतलब 79 जो हमारा एटॉमिक नंबर है, 79 प्रोटॉन है तो 79 इंटू ई। यहाँ पर 2 प्रोटॉन थे तो 2 इंटू ई लिखा, और यहाँ पर 79 है मतलब Z लिखो या 79 लिखो दोनों सेम ही है, क्योंकि इसके लिए Z इज इक्वल टू 79 है। ये एक्चुअली क्या शो कर रहा है एटॉमिक नंबर, तो 79 इंटू ई डिवाइडेड बाय आर नॉट, ये क्या है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। ओके, तो ये हमने इक्वेट कर दिया। अगर इक्वेट कर दिया तो ये आर नॉट यहाँ चला गया और बाकी सब नीचे लेके आ जाओ। तो देखो 2kz² तो 2kz² यहाँ पे आ गया, और ये वाला क्या है हाफ, ये हाफ जो है ये 2 इधर चला जाएगा तो यहाँ पे 2 आ गया, और ये 2 भी है ऑलरेडी। तो हुआ क्या, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये रहा नीचे 2 है ना, तो मतलब ये हाफ एम को डायरेक्टली यहाँ पर ये आर नॉट को यहाँ ले जाओ, हाफ एम वी स्क्वायर को नीचे ले आओ, तो आर नॉट यहाँ चला गया और हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ आ गया। तो देखो 2k² z अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर, ये जो आर नॉट का हमारा फॉर्मूला है, इसी को ये आर नॉट को ही क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्यों ऐसा, क्योंकि हमने वही तो बोला कि आर नॉट क्या है, ज्यादा से ज्यादा यहां तक वो जा सकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारा जो अल्फा पार्टिकल अल्फा रे है वो जो डिस्टेंस तक जितना नजदीक जा सकता है न्यूक्लियस के, वो डिस्टेंस को ही बोलते हैं हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जितना नजदीक जा सके न्यूक्लियस के। ओके, तो वो था हमारा आर नॉट, वो चाहे यहाँ भी हो जाए, यहाँ भी हो जाए, यहाँ भी हो जाए, यहाँ भी हो जाए, कहीं पर भी हो सकता है, कितना नजदीक जा सकता है, वो जितना नजदीक जा सके उसको ही बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट। तो आर नॉट का फॉर्मूला मिल गया हमें, डेरिवेशन पूछा जाता है, क्या डेरिवेशन, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 अपॉन r, वैल्यू पुट की है, दैट्स इट, आर नॉट मिल गया। अब अगर यहाँ पर हम सारी की सारी वैल्यू पुट कर दे, यहाँ पर अगर हम सारी की सारी वैल्यू पुट कर दे तो हमें आर नॉट मिलता है, यहाँ सारी वैल्यू हमारे पास नोन होगी, तो आर नॉट की वैल्यू मिल रही है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर। ओके, आर नॉट की वैल्यू क्या मिली, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर, और 10⁻⁻15 मीटर तो रुथरफोर्ड ने ही बोला है कि ये किसकी साइज है, न्यूक्लियस की साइज है, मतलब कि ये जो हमारा अल्फा पार्टिकल है ऑलमोस्ट न्यूक्लियस की सरफेस तक पहुंचकर वापस आ रहा है, मतलब टकरा कर वापस आ रहा है, यहाँ तक पहुंच के आ रहा है, मतलब टकरा के आ रहा है, ऐसे ही बोल सकते हैं ना, एग्जैक्टली टकराए भी या ना भी टकराए, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली ओके, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि टकरा के वापस आया, क्यों, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेटली न्यूक्लियस की साइज क्या कंसीडर करते हैं 10⁻10 या 10⁻15, और एटॉम की साइज क्या कंसीडर करते हैं, एटॉम की साइज कंसीडर करते हैं 10⁻10 मीटर, और न्यूक्लियाई की साइज क्या कंसीडर करते हैं 10⁻15 मीटर। ये है 1 एंगस्ट्रॉम और ये है 1 फर्मी मीटर, ये गिवन, ये किसने दिया था, जे थॉमसन ने, और ये किसने दिया है रुथरफोर्ड, जो रुथरफोर्ड जे थॉमसन के स्टूडेंट है। ओके चलो डन। ओके, तो ये डेरिवेशन आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, और सारी वैल्यू पुट की तो हमारा आर नॉट का वैल्यू 10⁻⁻15 मीटर आ रहा है, मतलब न्यूक्लियस की साइज जितना ही आ रहा है, ये हमें पता चल गया। ओके, मतलब कि न्यूक्लियस की सरफेस तक पहुंचकर ये वापस हो रहा है, तो यही था हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, अब ये जो दूसरा पैरामीटर था इम्पैक्ट पैरामीटर, ये रब कर दूं अब। ओके, तो ये जो दूसरी चीज थी इम्पैक्ट पैरामीटर, वो क्या है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर इज नथिंग बट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ये जो अल्फा रे पार्टिकल है न्यूक्लियस की सेंटर लाइन पर जो आ रहा था, मतलब न्यूक्लियस की सेंटर लाइन से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर d। इट इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट्स इट। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये देखो ये b। ओके, अगर ये b इतना है, मतलब इतना b लिया, जितना b छोटा होगा उतना हमारे लिए तो मतलब अच्छा बुरा क्या, ये तो एक्सपेरिमेंट था और उसके ऑब्जर्वेशंस, लेकिन क्या हो रहा है, जितना इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा तो क्या होता है, और जितना इम्पैक्ट पैरामीटर कम होता है तो क्या होगा, जितना इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा उतना 180 डिग्री से रिटर्न आने के चांसेस ज्यादा है। ओके, और जितना इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा उतना ये 180 डिग्री रीच नहीं होगा, और मे बी मोर देन 90, लेस देन 90, और मे बी थोड़ा बहुत ही 30 डिग्री पे ही बहुत दूर है तो
20 डिग्री 30 डिग्री पे ही वो रिपल हो जाए, वो देखते हैं। देखो सपोज इतने डिस्टेंस, इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये पार्टिकल आगे जा रहा है, तो ये पार्टिकल जब आगे जा रहा था उसको जो रिपल्जन फोर्स लगेगा उसकी ये पार्टिकल की कंपेयर में ये पार्टिकल को रिपल्जन फोर्स तो लगेगा, लेकिन इसके जितना नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तो सेंटर लाइन पे ही मूव कर रहा था, ये तो दूर है, यहां से तो दूर है ना। ओके, तो दूर है तो इसको रिपल्जन फोर्स लगेगा, लेकिन इसके जितना नहीं लगेगा। तो ये एग्जैक्टली 180 डिग्री तो नहीं, लेकिन ऐसे करके वो रिपेल कर गया, तो मोर देन 90 डिग्री जैसा मिल रहा है हमें। डन। अभी नेक्स्ट केस में और बढ़ा देते हैं, तो इतना ले लिया हमने। ओके, इंपैक्ट पैरामीटर और ज्यादा ले लिया, तो ये पार्टिकल जा रहा है। अब देखो ये पार्टिकल तो और भी दूर है, ये सेंटर पे था, ये उससे थोड़ा दूर था, ये तो और भी दूर है, इतना दूर है, ये न्यूक्लियस से इतना दूर है, तो इसके ऊपर रिपल्जन फोर्स भी क्या लगेगा? कम लगेगा। तो ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और फिर जैसे ही वो आगे बढ़ रहा है तो थोड़ा सा रिपल्जन हुआ। ओके, और वो ऐसे चला गया, थोड़ा सा ऐसे सीधा ही चला जाता, लेकिन रिपल्जन फोर्स है, रिपल्जन फोर्स नहीं लगता तो ऐसे सीधा चला जाता, लेकिन रिपल्जन फोर्स लग रहा है इसलिए थोड़ा सा बैंड होके वो चला गया। लेकिन यहाँ पर एंगल क्या मिला हमें? लेस देन 90। इसके पहले हमें एंगल क्या मिला? ग्रेटर देन 90। ओके, और दूर ले जाए तो और दूर ले जाए तो ऐसे जा रहा है, ऐसे करके जाके थोड़ा सा बैंड होगा, एकदम थोड़ा सा बैंड होके आगे चला जाएगा, उसमें भी लेस देन 90। ओके, मतलब कि इंपैक्ट पैरामीटर जैसे जैसे बढ़ाते जाए हम, ये बी जो है इंपैक्ट पैरामीटर है, वो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाए वैसे वैसे हमें रिपल्जन फोर्स जो लगेगा अल्फा रेज को, वो क्या लगेगा? कम लगेगा। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डेविएशन होगा, जो डिफ्लेक्शन बोलो, डेविएशन बोलो, बेंडिंग बोलो ऑफ अल्फा रे, ओके, बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियस, वो क्या होगा? कम होगा। रिपल्जन फोर्स भी कम हो जाएगा क्योंकि दूर है, और ये डेविएशन भी क्या होगा? देखो इतना ज्यादा डेविएशन, ऐसे जा रहा हो और ऐसे बैंड होके वापस आ जाए तो कितना ज्यादा बैंड हो गया, ऐसे जा रहा हो और ऐसे चला जाए तो ये भी ज्यादा बैंड हो गया, इसके जितना नहीं, लेकिन ज्यादा तो है। लेकिन ऐसे जा रहा हो और थोड़ा बैंड होके ऐसे चला गया, ऐसे जा रहा हो और थोड़ा बैंड होके ऐसे चला गया, तो ये तो कम है। ये कम क्यों हुआ? क्योंकि उसका इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा था। समझ में आ गया? तो इंपैक्ट पैरामीटर ऐसे फिगर ड्रॉ करके तुम शो कर सकते हो, और इट इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला हमारे डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है? B इज इक्वल टू KZE² cot θ/2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी हमारी है। ओके, फिर से B इज इक्वल टू KZ, देखो KZE², तो यहां पर भी वैसा ही है, KZE² cot θ/2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। डन। ओके, तो ये डेरिवेशन नहीं है, ये डेरिवेशन है, तो ये डेरिवेशन में तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी किया है और R0 निकाल लिया, और ये तो डिट्टो हमें सिर्फ याद ही रखना है। न्यूमेरिकल में पूछ ले, एमसीक्यू में पूछ ले, या फिर थियरी में भी पूछ ले कि व्हाट इज इंपैक्ट पैरामीटर एंड राइट डाउन इट्स फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा। तो KZE² cot θ/2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल है। तो ये छोटे छोटे दो कंसेप्ट थे, इंपैक्ट पैरामीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, इंपैक्ट पैरामीटर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब जितना नजदीक हमारा अल्फा पार्टिकल रे अल्फा रे जा सकता है वो डिस्टेंस। डन। ओके, कोई भी डाउट हो सो यू कैन कमेंट और डायरेक्टली मुझे फोन और मैसेज कर देना, सो वी विल डिस्कस। ओके, हाँ, दैट्स इट।